Interest rates and the exchange rates. This is what we have to study today. ठीक है. In the short run, another factor that is important in determining exchange rate movement is the interest rate differential. In the short run में थोड़े समय के लिए अनदर फैक्टर एक दूसरा फैक्टर है, कारक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग क्यों हो रही है, ऊपर नीचे क्यों हो रही है, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक दूसरा फैक्टर है और वो है द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है डिटरमाइन, दैट इज अर्थात द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन कंट्रीज. अलग अलग देशों में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो भी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है कई बार. देयर आर ह्यूज फंड्स ओन्ड बाय बैंक्स. बहुत से फंड्स हैं, काफी मात्रा में बहुत ज्यादा राशि बैंक्स के द्वारा ली गई है, बैंकों के द्वारा. मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस एंड वेल्थी इंडिविजुअल्स. जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो अपना जो बेस बनाए हुए हैं वो एक ही देश में बनाए हुए नहीं हैं, अलग अलग देशों में बनाए हुए हैं. दिस इज कॉल्ड एमएनसीज. ठीक है. एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स, और जो धनी व्यक्ति हैं वो विच मूव अराउंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स. जो हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड एमएनसीज विदेशों में पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स के लिए. ठीक है. तो हाई इंटरेस्ट रेट्स के लिए और बैंकों के द्वारा जो फंड गेन किया गया है, लिया गया है वो, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी इंटरेस्ट रेट को उसको एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है. इफ वी एज्यूम दैट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन अ कंट्री ए पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. यदि हम मान करके चलते हैं कि एक देश में, ए देश में, कंट्री ए में जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है वो 8% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, वह जबकि इक्वली सेफ बॉन्ड्स, उसकी ही समान रूप से सेफ बॉन्ड्स जो है इन कंट्री बी में यील्ड 10%, वो 10% इंटरेस्ट रेट पे करता है. द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 2%. इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना होगा, 2% होगा. इन्वेस्टर्स फ्रॉम कंट्री ए से जो इन्वेस्टर्स हैं विल बी अट्रैक्टेड बाय द हाई इंटरेस्ट रेट्स इन कंट्री बी. वे कंट्री बी की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि कंट्री बी में हाई इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है. एंड विल बाय द करेंसी ऑफ कंट्री बी, और कंट्री बी की जो करेंसी है वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे. सेलिंग देयर ओन करेंसी, अपनी खुद की करेंसी को बेच करके, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है. एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स इन कंट्री बी, उसी समय जो कंट्री बी में इन्वेस्टर्स हैं विल आल्सो फाइंड इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन देयर ओन कंट्री मोर अट्रैक्टिव एंड देयर फॉर डिमांड लेस ऑफ कंट्री एज करेंसी. ठीक है. उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रेट का डिफरेंस है, उसी प्रकार से जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं कंट्री बी के, वो अपने ही देश में अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट को पा लेंगे, पता चल जाएगा उनको, और वो डिमांड करेंगे कंट्री ए की करेंसी की, कम डिमांड करेंगे. वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो उनके खुद के देश में ही अच्छा है, वो अपने देश में ही लगाएंगे इन्वेस्ट, और कहीं करेंगे ही नहीं. दिस मीन्स दैट द डिमांड करो, इसका मतलब होगा कि जो डिमांड करो फॉर कंट्री एज करेंसी, कंट्री ए की करेंसी की, विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी. एंड द सप्लाई करो विल शिफ्ट टू द राइट, और जो सप्लाई कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी. कॉजिंग ए डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री एज करेंसी, कंट्री ए की करेंसी को डेप्रिसिएशन का कारण बनेगी. एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री बीज करेंसी, और कंट्री बी की जो करेंसी है उसमें क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी उसमें, और कंट्री ए की जो करेंसी है वो मूल्य ह्रास हो जाएगा उसमें. दस इस प्रकार से राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट में जो राइज है एट होम, खुद के ही देश में, खुद के ही घर में, ऑफन लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री. वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री की एप्रिसिएशन की ओर लेकर के चला जाता है. डोमेस्टिक कंट्री की एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उनकी जो करेंसी है वो मूल्य वृद्धि कर लेगी. ठीक है. हेयर अतः द इम्प्लीसिट एजम्पशन, यहाँ जो अस्पष्ट एजम्पशन है, इज दैट नो रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन बाइंग बॉन्ड्स. बॉन्ड खरीदने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एज्यूम है, इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू किए गए.
वो जो बॉन्ड खरीदने में है उनमें कोई रिस्क नहीं है। इनकम एंड एक्सचेंज रेट, इनकम और एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेज, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ती है। हमें इसको अच्छी तरह से पता है, हम लास्ट क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से किया है। स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स पर जो खर्चा है इज आल्सो लाइकली टू इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि देश की चीज़ें पसंद नहीं आएगी, इनकम बढ़ रही है तो जो विदेशों की चीज़ें हैं उनको लेना पसंद करेंगे। मोबाइल से ही लगा लो, ठीक है, हमने सैमसंग ले लिया और ले लिया, नोकिया ले लिया, ये और ले लिया, लेकिन जैसे हमारी इनकम बढ़ जाएगी वी विल गो फॉर आईफोन, हम आईफोन को लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी हम इन्वेस्टर्स मतलब कंजम्पशन भी हमारा बढ़ जाएगा। इम्पोर्टेड गुड्स पे जो स्पेंडिंग है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। व्हेन इम्पोर्ट इंक्रीज, जब इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टू द राइट, जो डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज की शिफ्ट टू द राइट, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देर इज ए डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का फिर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। इफ देर इज एन इंक्रीज इन इनकम एब्रोड एज वेल, यदि एब्रोड में भी इनकम इसी तरह से बढ़ी है जिस तरह से हमारे डोमेस्टिक में एरियाज में बढ़ी है, देश में बढ़े, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स विल राइज, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएगा, मतलब हमारे देश से एक्सपोर्ट्स क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। एंड द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई कर्व है शिफ्ट आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऑन बैलेंस, बैलेंस पर द डोमेस्टिक करेंसी मे और मे नॉट डेप्रिशिएट, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बैलेंस पर हो सकता है वो डेप्रिशिएट हो और हो सकता है ना भी डेप्रिशिएट हो। व्हाट हैपन्स विल डिपेंड ऑन वेदर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग फास्टर देन इंपोर्ट्स। व्हाट हैपन्स, जो होगा या जो होता है ऐसी सिचुएशन में, विल डिपेंड ऑन वेदर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग फास्टर देन इंपोर्ट्स, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब इंपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा जो होगा। इन जनरल, सामान्यतः, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, दूसरी चीज़ें हैं जो इक्वल रहेंगी। ए कंट्री हुज एग्रीगेटेड डिमांड ग्रोज फास्टर, एक ऐसा कंट्री जिसकी डिमांड, एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार के अलावा, दुनिया के अलावा, अगर किसी देश की जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती है, नॉर्मली फाइंड्स इट करेंसी डेप्रिसिएटिंग, वो देश नॉर्मली अपनी करेंसी को डेप्रिसिएटिंग होते हुए पाता है, उनकी करेंसी जो है मूल्य ह्रास हो रहा होता है। बिकॉज क्योंकि इट्स इम्पोर्ट, इसका जो इम्पोर्ट है ग्रो फास्टर देन इट्स एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट की बजाय ज़्यादा बढ़ता है। इट्स डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, इसकी जो फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड कर्व है शिफ्ट्स फास्टर देन इट्स सप्लाई कर्व, वो अपनी सप्लाई कर्व की बजाय वो डिमांड कर्व तेजी से शिफ्ट हो रही है लेफ्ट वर्ड, ठीक है, राइट वर्ड, ऐसे ऐसे। एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन, अब तो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा है, लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट का क्या होता है? द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग रन प्रेडिक्शंस अबाउट एक्सचेंज रेट्स इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है उसकी लॉन्ग रन में प्रेडिक्शंस की जाती है परचेसिंग पावर पैरिटी को प्रयोग करके। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी के अकॉर्डिंग, एज लॉन्ग एज देर आर नो बैरियर्स टू ट्रेड लाइक टैरिफ्स, जितने लंबे समय तक कोई बैरियर नहीं रहेगा, जैसे कि टैरिफ्स हो गए, ठीक है, ट्रेड टैक्सेस ऑन ट्रेड पर टैरिफ होता है, एंड कोटाज होगा जैसे क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑन इंपोर्ट्स पर, ठीक है। एक्सचेंज रेट शुड एवेंचुअली एडजस्ट, जो एक्सचेंज रेट है वो आखिर में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, सो दैट द सेम प्रोडक्ट कॉस्ट द सेम वेदर मेजर्ड इन रुपीज इन इंडिया, ताकि एक्सचेंज रेट अपने आप को क्या कर लेगी? अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ताकि जो सेम प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो सेम ही होगी हर जगह पर, वेदर या तो मेजर्ड इन रुपीज इन इंडिया, या तो उसको रुपये में इंडिया में माप लो, कोई भी कॉस्ट है, और डॉलर्स इन द यूएस, या डॉलर्स में यूएस में माप लो, येन इन जापान एंड सो ऑन, या फिर सो ऑन में, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस के अलावा, ठीक है। मान लो जो बर्गर है 50 रुपये का मान करके चलो, हम या तो यहाँ पर 50 रुपये दे दें, या 50 रुपये का डॉलर में एक्सचेंज करवा के मान लो $1 50 रुपये के इक्वल है, या $1 में एक वो ले लो,
बात बराबर है। या तो उस वस्तु की कीमत रुपए में माप लो, वो वही कॉस्ट पे पड़ेगी जो एक्सचेंज रेट हो रही है, या तो उसकी कीमत आप दूसरी करेंसी में माप लो, वो वही पड़ेगी जो एक्सचेंज रेट में हो रही है। मान लो एक बर्गर है, भारत में 50 का मिल रहा है, जापान में 2 येन का मिल रहा है और $1 का मिल रहा है यूएसए में। हम 50 रुपए दे करके या तो 2 येन ले लें, ठीक है, 2 येन में एक बर्गर मिल जाएगी जापान में जाएंगे तो, या हम 50 रुपए दे करके $1 ले लें, अगर हम यूएस में जा रहे हैं तो $1 में हमें वही बर्गर मिल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। और जब हम किसी वस्तु को अगर उस करेंसी में खरीदना चाहें तो उस वस्तु की वैल्यू चाहे आप येन में माप लो, इज इक्वल टू रहेगी एक्सचेंज रेट के सिस्टम में, या उसको यूएसए में माप लो। समझ गए? और द लॉन्ग रन, लंबे समय तक, देयर फॉर एक्सचेंज रेट्स बिटवीन एनी टू नेशनल करेंसी, जो एक्सचेंज रेट है दो यानी किसी भी नेशनल करेंसी में एडजस्ट हो जाता है टू रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन द प्राइस लेवल्स इन द टू कंट्रीज। दो कंट्रीज में प्राइस लेवल के डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो करेंसी है दो नेशनल की, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखते हैं हम क्या एग्जाम्पल है। इफ ए शर्ट कॉस्ट $8 इन द यूएस, यदि एक शर्ट की कीमत यूएस में $8 है, एंड 400 इन इंडिया, और भारत में 400 रुपये ही आती है, द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट शुड बी ₹50। रुपी डॉलर एक्सचेंज जो रेट है वो ₹50 होने चाहिए। मतलब या तो 400 रुपये दे दो एक शर्ट के लिए, या $8 दे दो, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, $8 की एक शर्ट है, वही शर्ट भारत में 400 रुपये की है, $8 और 400 रुपये इज इक्वल टू हो गई। $8 दे दो, 400 रुपये ले लो, ठीक है, 400 रुपये दे दो, $8 ले लो या एक शर्ट ले लो। ठीक है, द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट शुड बी रुपी पर टू सी वाई एट एनी रेट हायर देन ₹50, say ₹6, इट कॉस्ट ₹480 पर शर्ट इन द यूएस बट ओनली ₹400 इन इंडिया। टू सी वाई, ये देखने के लिए कि क्यों, कि किसी भी रेट पर जो रेट 50 से ज्यादा हो, एक्सचेंज रेट 50 से ज्यादा हो, से ₹60, मान लो कि 60 रुपये है, इट कॉस्ट ₹480, तो इसका क्या हो जाता है, शर्ट की जो कीमत है वो 480 रुपये हो जाती। अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होती तो होती 480 रुपये। इन द यूएस में 480 होती, बट ओनली ₹400 इन इंडिया, लेकिन भारत में केवल 400 होती। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट ज्यादा है। ठीक है, इसलिए 400 होती। इन दैट केस, इस केस में ऑल फॉरेन कस्टमर्स वुड बाई शर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इस केस में जितने भी फॉरेन कस्टमर्स हैं वो भारत से ही शर्ट को खरीदेंगे। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से एनी एक्सचेंज रेट बिलो ₹50 पर डॉलर, कोई भी एक्सचेंज रेट जो ₹50 पर डॉलर से नीचे की एक्सचेंज रेट है, विल सेंड ऑल द शर्ट्स बिजनेस टू द यूएस, वो सभी शर्ट के बिजनेस को यूएस में भेज देंगे। नेक्स्ट आगे, वी सपोज दैट प्राइस इन इंडिया राइज बाय 20%, हम मान करके चलते हैं कि भारत में 20% प्राइस बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, वाइल प्राइसेज इन द यूएस राइज बाय 50%, जबकि यूएस में जो प्राइस है वो 50% तक बढ़ गया। इंडियन शर्ट्स वुड नाउ कॉस्ट ₹480 पर शर्ट, जो भारतीय शर्ट है वो अब 480 रुपये की बिकेगी। वाइल अमेरिकन शर्ट्स, जबकि जो अमेरिकन शर्ट्स है कॉस्ट $12 पर शर्ट्स, वो $12 की हो जाएगी, और भारत में 480 की ही बिकेगी वो। फॉर दिस टू प्राइसेस, इन दो प्राइसेस के लिए, टू बी इक्विवेलेंट होने के लिए, $12 मस्ट बी वर्थ ₹480, $12 480 के बराबर होना चाहिए, और या $1 मस्ट बी वर्थ ₹40, $1 40 रुपए के लगभग होना चाहिए। द डॉलर देयरफॉर हैज डेप्रिशिएटेड, इस प्रकार से जो डॉलर है उसका मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड हुई है। ठीक है, ये बताया गया इसमें। अकॉर्डिंग टू पीपीपी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अनुसार, डिफरेंसेस इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड फॉरेन इन्फ्लेशन आर ए मेजर कॉज ऑफ एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट्स। जो फॉरेन में इन्फ्लेशन है और जो देश में इन्फ्लेशन है, इन दोनों के इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस है
वो डिफरेंस एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट का मुख्य कारण है। ठीक है। इफ वन कंट्री हैज हायर इन्फ्लेशन देन अनदर, यदि एक देश में दूसरे देश के बजाय काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इट्स एक्सचेंज रेट शुड बी डेप्रिसिएटिंग, इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिसिएटिंग हो रही होगी। However, we note that if American prices rise faster than Indian prices, हालांकि हम यह नोट करते हैं कि अमेरिकन प्राइसेस इंडियन प्राइसेस से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, एंड एट द सेम टाइम और उसी समय कंट्रीज इरेक्ट टैरिफ बैरियर्स, कोई देश टैरिफ बैरियर लगा लेता है टू कीप इंडियन शर्ट्स आउट, भारतीय शर्ट को बाहर रखने के लिए, बट नॉट अमेरिकन वंस, लेकिन अमेरिकन शर्ट को बाहर रखने के लिए नहीं। द डॉलर में नॉट डेप्रिसिएट, डॉलर डेप्रिसिएट नहीं होगा। आल्सो, इसके अतिरिक्त देयर आर मैनी गुड्स दैट आर नॉट ट्रेडेबल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो व्यापार योग्य नहीं है, एंड इन्फ्लेशन रेट्स फॉर देम, और उन चीजों के लिए जो इन्फ्लेशन रेट्स है विल नॉट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। फर्दर, इसके आगे, फ्यू गुड्स, कुछ ऐसी वस्तुएं दैट डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस, जो अलग अलग कंट्री प्रोड्यूस करता है, आर ट्रेड, उनका ट्रेड किया जाता है, एंड ट्रेड आर यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल, और जो ट्रेड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, और आइडेंटिकल होता है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट कंटेंट दैट अदर फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिलेटिव प्राइसेस फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए बहुत से अर्थशास्त्री संतुष्ट हो जाते हैं कि दूसरे फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हैं एक्सचेंज रेट के डिटरमाइनेशन के लिए प्राइस के संदर्भ में। हाउएवर इन द लॉन्ग रन, हालांकि लॉन्ग रन में, लंबे समय में, परचेजिंग पावर पैरिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ये जो टैरिफ वगैरह है ना, जैसे टैरिफ क्या है, अभी जो अपने सफेद बालों वाले जो चाचा हैं वो टैरिफ खेल रहे, भारत को 100% टैरिफ देना पड़ेगा, 150% टैरिफ देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खेल चल रहा है। मतलब क्या होता है कि ये एक देश अपनी करेंसी को डेप्रिसिएट होने से बचाने के लिए टैरिफ लगा देता है। जैसे चाइना के आइटम्स हैं भारत में बहुत सस्ते से बिकते हैं, और इस वजह से जो भारत के आइटम्स हैं उनकी अनदेखी हुई है। कई बार आग्रह भी करते हैं, टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में देखा होगा कि मोदी जो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब भी अपने देश में जो भी आइटम्स बने हैं उनको खरीदो। ठीक है। अब जैसे मान लो एक खिलौना 50 रुपए का मिलता है, वही सेम खिलौना सेम क्वालिटी का अगर चाइना का यहाँ पर आता है तो 50 की बजाय वो 35-40 का मिल जाता है, क्योंकि चाइनीज है वो। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज रेट पर डिफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। करेंसी, हमारी करेंसी जो है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, कि कम रुपए में मिल रहा है, अब ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है। तो वैल्यू कम होने का मतलब क्या होगा कि चाइनीज जो यहाँ पर डंपिंग हो रही है, सरकार क्या करेगी इसके अगेंस्ट, सरकार उसके ऊपर टैरिफ लगा देगी। वो 35 का मिल रहा है, भारतीय 50 का मिल रहा है, क्या तब 25 रुपए का लगा दो पर आइटम, 25 रुपए का लगा दो तो 60 का होगा। ठीक है। और 60 का होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो महंगा हो जाएगा और भारत का खिलौना वही 50 का रहेगा। ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट ऐसे मेजर करती है, और जो टैरिफ होता है ट्रेड पर लगता है, ये याद रखना है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट्स क्या है? कंट्रीज हैव had flexible exchange rate system ever since the breakdown of the Bretton Woods system in the early 1970s. अर्ली 1970s में जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया था, तब से जो देश हैं उन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को अपनाया हुआ है। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रायर टू दैट, मतलब इसके ब्रेक डाउन होने से पहले, मोस्ट कंट्रीज हैड फिक्स्ड और व्हाट इज कॉल्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत से देशों ने अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स किया हुआ था, पैक्ड किया हुआ था, इन विच, जिसमें द एक्सचेंज रेट इज पैक्ड, एक्सचेंज रेट को एक पैक कर दिया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है एट ए पार्टिकुलर लेवल, किसी एक विशेष स्तर पर। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है ये पहले लगा हुआ था, और जो करेंसी वगैरह ये जो वर्ल्ड वार हुए थे ना, तब इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म होने के बाद पहले गेट था, जनरल टैरिफ ऑन ट्रेड एंड टैरिफ,
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद फिर ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अस्तित्व में आए, इनके नाम बदलते बदलते। ठीक है, तो जो बहुत से देश हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी करेंसी को पैक किया हुआ है एक पार्टिकुलर लेवल पर। सम टाइम, कभी कभी, अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द फिक्स्ड एंड पैक्ड एक्सचेंज रेट्स। एक पैक्ड एक्सचेंज रेट में और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक डिस्टिंक्शन कर दी जाती है, हालांकि है दोनों सेम ही, कि फिक्स कर दिया, पैक कर दिया, लेकिन इसमें भी एक डिस्टिंक्शन की कर दी जाती है। कई बार क्या कर दिया जाता है, इट इज आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया गया है, विचार प्रस्तुत किया गया, दैट कि व्हाइल द फॉर्मर इज फिक्स्ड, जबकि जो पहले वाली जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फिक्स है, द लेटर इज मेंटेन्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, और जो बाद वाली जो है पैक्ड एक्सचेंज रेट, उसको मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इन दैट, इसमें द वैल्यू एट विच एक्सचेंज रेट इज पैक्ड, वो वैल्यू जिस पर एक्सचेंज रेट को पैक कर दिया जाता है, द पार वैल्यू, पार वैल्यू को मतलब समान वैल्यू, इज ए पॉलिसी वेरिएबल, वो एक पॉलिसी वेरिएबल है पैक्ड एक्सचेंज रेट में। ठीक है, इट मे बी चेंज, ये चेंज हो सकती है। देर इज ए कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स में कॉमन एलिमेंट है। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। पैक्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन की जाती है और एक पॉलिसी मेजर है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अंडर ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, सच एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, मान करके चलो कि जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। एडजस्टमेंट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लसेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो सरप्लस है उसका जो एडजस्टमेंट है, और डेफिसिट्स, और उसकी जो डेफिसिट्स की एडजस्टमेंट है, कैन नॉट बी ब्रोट अबाउट थ्रू चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट में चेंज के माध्यम से नहीं लाया जा सकता, डिफरेंस नहीं लाया जा सकता, एडजस्ट नहीं किया जा सकता कि एक्सचेंज रेट सिस्टम इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट मस्ट आइदर कम अबाउट ऑटोमेटिकली, एडजस्टमेंट या तो ऑटोमेटिकली आता है थ्रू द वर्किंग्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से, थ्रू द मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन बाय ह्यूम गिवन बिलो, जो ह्यूम के द्वारा मैकेनिज्म प्रस्तुत किया गया था, जिसकी व्याख्या की गई थी, उसके माध्यम से, और या एडजस्टमेंट कैसे आता है, अभी ब्रोट अबाउट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा एडजस्टमेंट लाया जाता है। पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, एज लॉन्ग एज द एक्सचेंज रेट इज नॉट चेंज, जो पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जितने लंबे समय तक एक्सचेंज रेट नहीं बदलता, एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, और उस उम्मीद में नहीं की जाती कि वो बदलेगा, डिस्प्ले द सेम करेक्टरिस्टिक्स, वो वही करेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले कर सकता है, करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो विशेषताएं पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती हैं और उसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती हैं, जब तक एक्सचेंज रेट नहीं घटता या बढ़ता है और एक्सपेक्टेड भी नहीं बढ़ता है, तो पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वही विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्रदर्शित होती हैं। हाउएवर, हालांकि, देर इज अनदर ऑप्शन ओपन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक दूसरा भी ऑप्शन खुला है। इट में चेंज द एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकती है। अ डिवैल्यूएशन इज सैड टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीज बाय सोशल एक्शन अंडर ए पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, एक डिवैल्यूएशन कहा जाता है कि डिवैल्यूएशन हो गया है, कब हो गया है, जब एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है बाई सोशल एक्शन, सोशल एक्शन के द्वारा, एक पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत। पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसा कि बताया कि पॉलिसी मेजर है, मॉनेटरी अथॉरिटी उसको मेंटेन करती है, और ये बदल भी सकता, घट भी सकता, बढ़ा भी सकता। यदि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम को बढ़ा दे, ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम को बढ़ाने का मतलब ये डॉलर में 40 रुपये मिलते हैं, डॉलर में 60 रुपीज़ मिले, तो इट मीन्स डॉलर की जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, घट गई। करेंसी की वैल्यू, जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी तो इसमें इनवर्स रिलेशन है, डॉलर बढ़ जाएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि एक डिवैल्यूएशन हुआ है। द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन इज रिवैल्यूएशन, और अपोजिट होता है जो डिवैल्यूएशन का, और रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो हमारी करेंसी है उसने फिर से अपने वैल्यू गेन कर ली है। अब डॉलर जो है, जो हमारा 50 रुपीज में मिल रहा था, अब हमें वापिस वो 40 में मिल रहा है, मतलब 40 में एक्सचेंज हो रही है उसकी, ये रिवैल्यूएशन हो गया। और या द गवर्नमेंट में चूज टू लीव द एक्सचेंज रेट अनचेंज, हो सकता है गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को अनचेंज कर दे, बदले ही ना उसको, बढ़ी रहने दे उसको, एंड डील विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम बाय द यूज ऑफ मॉनेटरी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के साथ मॉनेटरी का यूज करके और फिजिकल पॉलिसी का यूज करके एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिस्टम के साथ वो डील कर लेती है, जूझ लेती है।
ठीक है। मोस्ट गवर्नमेंट चेंज द एक्सचेंज रेट वेरी इनफ्रीक्वेंटली। बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्सचेंज रेट को बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि वो चेंज करें। इन आवर एनालिसिस, हमारे एनालिसिस में, हमारे विश्लेषण में, वी यूज द टर्म फिक्स एंड पैक्ड एक्सचेंज रेट्स इंटरचेंजेबली। हमारे विश्लेषण में हम जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, पैक्ड एक्सचेंज जो रेट्स हम यूज कर रहे हैं, वो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब हमारे लिए जब हम पढ़ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट भी वही है और पैक्ड एक्सचेंज रेट भी वही है। टू डिनोट एन एक्सचेंज रेट, एक ऐसे एक्सचेंज रेट रिज्म को डिनोट करने के लिए, वेयर द एक्सचेंज रेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस, जो एक्सचेंज रेट को जहां पर गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा स्थापित किया जाता है, एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एक्शंस, और गवर्नमेंट के एक्शंस के द्वारा इसको बनाए रखा जाता है। हमारा मतलब है ये, वी एग्जामिन द वे इन विच ए कंट्री पैग और फिक्स द लेवल ऑफ इट्स एक्सचेंज रेट। हम उस तरीके से परीक्षण करते हैं जिस तरीके से एक देश अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैग कर देता है या फिक्स कर देता है। पैग, पैग मीन्स मैंने बताया था, पैग मीन हम मतलब दीवार में खूंटी या कील वगैरह लगा देते कि बस इससे ऊपर नहीं जाएगा कुछ, ये लेवल रहेगा, ये पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वी एज्यूम दैट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, wishes to fix an exact per value for the rupees at rupees 45 per dollar। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को एग्जैक्ट पर वैल्यू, मतलब जितने थिंग्स की वैल्यू में अगर काउंट कर लो, किसी भी की वैल्यू में काउंट कर लो, 45 रुपीज पर डॉलर उसने एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स कर दिया, पैक कर दिया। एज्यूमिंग दैट दिस ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इज बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये इक्विलिब्रियम से नीचे की एक्सचेंज रेट है। मतलब ये है, पहले तो यहाँ थी 40, मतलब जितने भी थी, अब घटा करके गवर्नमेंट ने 45 कर दिया, तो एक्सचेंज इक्विलिब्रियम तो ये है। लेकिन अब इक्विलिब्रियम या तो यहाँ पर मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई, या तो सप्लाई करो को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पर, या फिर हमें डिमांड करो को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। Assuming that this official exchange rate is below the equilibrium exchange rate of the flexible exchange rate system, flexible exchange rate system का एक उससे बिल्कुल नीचे है ये exchange rate, the rupee will be overvalued, रुपए की ओवर वैल्यू कर दी जाएगी, एंड द डॉलर भी अंडर वैल्यू, और जो डॉलर है उसकी वैल्यू अंडर कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। दिस मीन्स दैट इफ द एक्सचेंज रेट वर मार्केट डिटरमाइंड, इसका मतलब ये है कि यदि एक्सचेंज रेट मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाने लगा, द प्राइस ऑफ डॉलर्स, जो डॉलर्स का प्राइस है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, रुपीज के टर्म्स में, वुड हैव टू राइज टू क्लियर द मार्केट, उसे मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर का जो प्राइस है रुपए के संदर्भ में, उसे क्या करना पड़ेगा, फिर मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। एट रुपीज 45 टू ए डॉलर, $1 और 45 रुपए पर, द रुपी इज मोर एक्सपेंसिव देन इट वुड बी एट रुपीज 50 टू ए डॉलर, जो रुपया जो है वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया जितना यह ₹50 में $1 के प्रति हुआ करता था, मतलब 5 वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, थिंकिंग ऑफ द रेट इन डॉलर रुपी टर्म्स, डॉलर रुपी टर्म्स में रेट को थिंकिंग करते हुए, सोचते हुए, नाउ ईच रुपी कॉस्ट 2.22 सेंट्स, अब जो प्रत्येक रुपया है वो 2.22 सेंट्स का कॉस्ट करेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 2 सेंट्स, 2 सेंट्स की बजाय 2। ठीक है, 5वां पार्ट बढ़ गया इसका। एट दिस रेट, इस रेट पर द डिमांड फॉर डॉलर इज हायर, डॉलर की जो डिमांड होगी इस रेट पर वो हाई हो जाएगी, द सप्लाई ऑफ डॉलर्स। ठीक है, देन द सप्लाई ऑफ डॉलर्स, और डॉलर की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सिंस द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट से डिमांड एंड सप्लाई की शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। मेजर्स ओनली ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, और इनको केवल ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में ही मेजर किया जाता है। दिस एक्सेस डिमांड इंप्लाइज ए डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये जो एक्सेस डिमांड है डॉलर की, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट्स को शो करता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डेफिसिट हो गया। द डेफिसिट इज ब्रिज्ड बाय सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, और ये जो डेफिसिट है, डॉलर की सप्लाई कम है,
डिमांड ज़्यादा है, ये सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के माध्यम से पूरी कर दी जाती है। कैसे? इन दिस केस, इस केस में द आरबीआई वुड सेल डॉलर्स फॉर रुपीज, जो आरबीआई है वो डॉलर्स को सेल कर देगा रुपीज के बदले में इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, टू मीट दिस एक्सेस डिमांड ए बी। इस एक्सेस डिमांड को, ए बी को, ये जो डिमांड है ना एक्सेस, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर को रुपए के बदले में क्या कर लेगा? सेल कर देगा। ठीक है। दस, इस प्रकार से न्यूट्रलाइजिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट पे जो अपवर्ड प्रेशर जो लगा हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। द आरबीआई स्टैंड्स रेडी, जो आरबीआई है वो रेडी हो जाता है टू बाई एंड सेल डॉलर्स, डॉलर्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, एट दैट रेट, उस रेट पर खरीदने बेचने के लिए, टू प्रिवेंट द एक्सचेंज रेट फ्रॉम राइजिंग, जो एक्सचेंज रेट को बढ़ने से बंद कर देता है। सिंस नो वन वुड बाई एट मोर, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं खरीदेगा, और फॉलिंग, और एक्सचेंज रेट को फॉलिंग करने से भी न्यूट्रलाइज कर देता है। सिंस नो वन वुड सेल फॉर लेस, क्योंकि कोई भी ज़्यादा कम में बेचेगा नहीं। ठीक है। नाउ द आरबीआई माइट डिसाइड टू फिक्स द एक्सचेंज रेट एट ए हायर लेवल, अब आरबीआई को एक हायर लेवल पर एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है। ₹47 पर डॉलर हो सकता है, ₹47 पर डॉलर कर दे, टू ब्रिज पार्ट ऑफ द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो डेफिसिट हुआ है उसको ब्रिज करने के लिए, उसको समान करने के लिए। दिस डिवेल्युएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वुड मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, ये जो करेंसी की हम डिवेल्युएशन कर रहे हैं, ये डिवेल्युएशन हमारे लिए इंपोर्ट्स को महंगा कर देती है। ठीक है। अब हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, जिसके माध्यम से हम इंपोर्ट कर सकें, तो करेंसी डिवेल्युएटेड होगी, एंड और एक्सपोर्ट्स चीपर, और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो चीपर हो गया, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डॉलर में ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। लीडिंग टू ए नैरोविंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, इस प्रकार से वो ट्रेड डेफिसिट को नैरो कर देता है, कम कर देता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिपीटेड सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, ऐसा महत्वपूर्ण है नोट करना कि लगातार सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करेगा टू फाइनेंस डेफिसिट्स, डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए, घाटे का वित्तीयन करने के लिए, एंड कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, और एक्सचेंज रेट को फिक्स रखता है, विल एवेंचुअली एग्जॉस्ट द ऑफिशियल रिजर्व्स, वो ऑफिशियल रिजर्व्स को एग्जॉस्ट कर देगा कि हमारे पास जो करेंसी है फॉरेक्स, वो हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी फिर। दिस इज द मेन फ्लो इन द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में यह मेन फ्लो है। फ्लो का मतलब कमी, FLOW नहीं, FLAW, यह हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबसे मुख्य कमी है। Once speculators believe that the exchange rate cannot be held for long, जब एक बार जो अनुमान लगाने वाले लोग हैं, अनुमानित करता जो हैं, वो ये विश्वास कर लेते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है उसको ज़्यादा लंबे समय तक रोके नहीं रखा जा सकता, दे वुड बाई फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर्स, मान लो वो फॉरेन एक्सचेंज खरीदेंगे जैसे कि डॉलर्स, ठीक है, इन मैसिव अमाउंट्स, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में खरीद लेंगे वो। द डिमांड फॉर डॉलर्स विल राइज शार्पली कॉजिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, जो डॉलर की डिमांड है, वो डॉलर की डिमांड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। विदाउट सफिशिएंट रिजर्व्स, बिना सफिशिएंट रिजर्व्स के, द सेंट्रल बैंक विल हैव टू अलाउ द एक्सचेंज रेट टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम लेवल, सेंट्रल बैंक को ये अनुमति देनी होगी कि उसकी जो एक्सचेंज रेट्स है वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाए, समान हो जाए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए। दिस माइट अमाउंट टू even larger devaluation than would have been required before the speculative attack on the domestic currency began। ठीक है, इसका शायद यह भी मतलब हो सकता है कि एक लार्जर डिवेल्युएशन हो जाएगा करेंसी का, जो करेंसी का पहले से ज़्यादा डिवेल्युएशन जरूर थी, मतलब डिवेल्युएशन कर सकते थे, पहले कम करनी पड़ती, लेकिन अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी ज़्यादा हो जाएगी बिफोर द स्पेकुलेटिव अटैक, इससे पहले कि स्पेकुलेटिव अटैक डोमेस्टिक करेंसी पर शुरू हो। ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेटिव अटैक? स्पेकुलेटिव अटैक का मतलब ये है कि जब इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है, ठीक है,
कि डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो इससे पहले कि और ज्यादा वैल्यू कम हो तो वो क्या करेंगे, इस अनुमान के आधार पर डॉलर को काफी ज्यादा ह्यूज मात्रा में खरीद लेंगे। ठीक है, तो जो अटैक स्पेक्युलेटिव है करेंसी पर, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये शो करता है कि इट इज प्रीसाइजली दिस दैट हैज लेड मैनी कंट्रीज टू अबैंडन द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें ये दिखाता है कि बिल्कुल सही तरीके से ऐसा हुआ है कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम को त्याग दिया है। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो जाता वैल्यू का बहुत ज्यादा। फियर ऑफ सच एन अटैक इंड्यूस्ड टू द यूएस लेट इट्स करेंसी फ्लोट इन 1971। जो इस प्रकार का अटैक है वो उसने यूएस को 1971 में इस करेंसी को फ्लोट होने दिया था। ठीक है, घटने बढ़ने दिया था, फिक्स नहीं किया था। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स विच प्रिसिपिटेटेड द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और यह एक मुख्य घटना थी जिससे ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया था। ठीक है, कि यूएस ने अपनी करेंसी को फिक्स नहीं रखा, उसको फ्लोट होने दिया था। ठीक है, और इसके कारण क्या हो गया था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया था। मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, वी विल डिस्कस इट टुमारो, मैनेज फ्लोटिंग।